दिल्ली में आज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन को वजीर दिफा राजनाथ सिंह की मौजूदगी में तीनों सेना की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। लॉयड ने हिंदुस्तान पहुंचकर अपने 4 मुल्की दौरे का तीसरा मरहला शुरू किया है। ऑस्टिन इतवार के रोज सिंगापुर से हिंदुस्तान पहुंचे और आज दिल्ली के मोनेक्शा सेंटर में राजनाथ सिंह के साथ बैठक की। लॉयड ऑस्टिन का हिंदुस्तान दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसी महीने के आखिर में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे। अमेरिका वजीर दिफा से हुई बातचीत के बाद हिंदुस्तानी वजारत दिफा ने बयान जारी करते हुए बताया कि आज दोनों मुल्कों के बीच 2 तरफा दिफाई ताउन के उमूर और सनती ताउन को मजबूत करने पर बात की गई। साथ ही इंडो पैसिफिक इलाके में इस्तेहकाम को बरकरार रखने पर भी बातचीत हुई। वाराणसी में अवधेश राय कत्ल के केस में अदालत ने माफिया मुख्तार अंसारी को मुजरिम करार दिया है और उम्र कैद की सज़ा सुनाई और साथ ही 1 लाख रुपए से ज़्यादा का जुर्माना भी लगाया है। वाराणसी अदालत ने 31 साल बाद इस फैसले को सुनाया है। मुख्तार अंसारी अभी बांदा जेल के अंदर बंद है। मुख्तार को वर्चुअल हाजिरी के जरिए अदालत में पेश किया गया। वहीं इस केस के दीगर मुजरिमों को अदालत ले जाकर पेश किया गया। मुद्दई के वकील ने कहा कि अदालत ने मुख्तार को धारा 302 के तहत मुजरिम करार दिया है। बीते 1 बरस में मुख्तार अंसारी को 4 मामलों में सज़ा सुनाई जा चुकी है, लेकिन इन सभी मामलों में अवधेश राय कत्ल पहला केस है जिसमें मुख्तार अंसारी को सज़ा सुनाई गई है। अवधेश राय हत्याकांड का जो एक बहुत ही ब्रूटल मर्डर 91 का था, जिसमें मुख्तार अंसारी के मुकदमे में फैसला आना था, आज न्यायालय MPMLA कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया, जिसमें मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना हुआ है। निश्चित रूप से मुकदमे में काफी उतार चढ़ाव रहा है। कई बार ये मुकदमा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाके ये पेंडिंग हो गया था, अब उसका फैसला आ चुका है। आज के फैसले से न्यायपालिका के प्रति समाज में विश्वास बढ़ा है। 5 लोग अभियुक्त बनाए गए थे, 1 नामजद अज्ञात में थे, जिसमें जो है उसमें 2 लोग मर गए थे। कुछ लोगों की पत्रावली MPMLA कोर्ट में इलाहाबाद में विचाराधीन है, जिसमें भी जल्द जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। उसमें बनाए गए थे मुलजिम, उसमें मुख्तार अंसारी थे, अब्दुल कलाम थे, भीम थे, कमलेश थे, राकेश नाइक है। हम लोग ये चाहते थे कि अधिक से अधिक सजा हो। न्यायालय ने जो निर्णय दिया उस निर्णय से हम लोग संतुष्ट हैं। बिहार के भागलपुर में खगड़िया अगवानी सुल्तानगंज के दरमियान गंगा नदी पर 1710 करोड़ की लागत से ज्यादा का तामीर किया जा रहा 4 लेन पुल इतवार की शाम लोगों की नजरों के सामने अचानक भर-भराकर गंगा नदी में गिर गया। अगवानी की ओर से पिलर नंबर 10, 11 और 12 पूरी तरह से तबाह हो गया है। इस हादसे में किसी के हलाक होने की खबर नहीं है, लेकिन लोग एक गार्ड के लापता होने की बात कह रहे हैं। इस दौरान अगवानी सुल्तानगंज के दरमियान कश्ती की आवाजाही भी बंद कर दी गई है। CM नीतीश कुमार ने इस मामले की तफसीली जानकारी ली है और जिम्मेदारान की निशानदेही करके सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज और खगड़िया अगवानी घाट के बीच गंगा पर बन रहे ज़ेरे तामीर पुल को SP सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रही थी। इस हादसे पर बिहार के वजीर आला नीतीश ने रद्द अमल जाहिर किया है। नीतीश कुमार ने पुल बना रही कंपनी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि 1 साल पहले भी ये पुल गिर गया था, कल फिर गिर गया, इसे ठीक से नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए बार बार गिर रहा है। नीतीश कुमार ने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। में जो हुआ है अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा है। और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है, मुझको बड़ा तकलीफ हुआ, इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए। और ठीक नहीं बना रहा तभी रेट गिर जा रहा है भाई। इसका मतलब उसको तो और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता, लोगों को कितनी खुशी थी। हम कितना पहले जा करके एक चीज को देख करके कराए हुए, लेकिन जो नहीं हुआ हमको बड़ी तकलीफ है। और अब डिपार्टमेंट अब इस बात को देख लेगा। हमारे उप मुख्यमंत्री को भी ये चीज की मालूम जानकारी है। ये सब लोग उसको जल्दी से जल्दी जो नहीं करेगा तो अपनी तरफ से जितना भी जल्दी हो सकता है उस काम को कराने का हम लोग की इच्छा। राजस्थान में उज्ज्वला और BPL रसोई गैस कनेक्शन होल्डर्स को आज से इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी मंसूबे का फायदा मिलना शुरू हो गया है। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने जयपुर के RIC सेंटर से इसकी शुरुआत की। इस मौके पर CM अशोक गहलोत ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वजीर आज़म जिद्दी हैं, जमहूरियत में ये ठीक नहीं है।
वे जो सोचते हैं वही करते हैं। सीएम गहलोत ने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, ये सरकार का विनम्र प्रयास है कि महंगाई के इस भयंकर दौर के अंदर किस प्रकार से हम लोग बचत की बात करें, बचत की, राहत की, बढ़त की बात जो हमने की है वो हमारी थीम है बजट के अंदर भी। और इसीलिए हम लोगों ने ये एक प्रयास किया है कि किस प्रकार उनको राहत मिले। अभी आपने देखा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर महिला बोल रही थी कि 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा हमें, वरना जैसे ही गैस सिलेंडर ख़त्म होता और अचानक हमें चिंता लगी रहती कि अब पैसा कहाँ से लाएंगे। तो बहुत बड़ी राहत उनको मिली है, ये मैं कह सकता हूँ। और ये प्रयास हमारे जारी रहेंगे, आगे भी जारी रहेंगे। ये सोशल सिक्योरिटी है, ये हमारा फ़र्ज बनता है कि हम किस प्रकार से उन तक पहुँचाएँ और सिक्योरिटी महसूस करवाएँ। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करी है, राइट टू हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी 2 कानून पास करे भारत सरकार देशवासियों के लिए कानून पास करे। अब विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, विश्व गुरु तब बनोगे तब आप कम से कम वो जो आवश्यकता है आम परिवार की, गरीबों की, मिडिल क्लास की, उनको कम से कम सिक्योरिटी मिले, लाइफ की सोशल सिक्योरिटी मिले, तब विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, वरना खाली बातें हो जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि राइट टू हेल्थ और राइट टू सोशल सिक्योरिटी ये लागू करें। उत्तर प्रदेश के बहराइच नानापारा कोतवाली इलाके में मजहब की तब्दीली को लेकर 2 बिरादरियों के दरमियान शदीद झगड़ा हुआ। इस मामले पर बजरंग दल के कारकुन दीपक श्रीवास्तव ने नानापारा इलाके में ईसाइयों पर हिंदू खवातीन को वरगलाने का इल्ज़ाम लगाया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने नानापारा इलाके में 6 अफरादों के खिलाफ लोगों को मखसूस मजहब की तरफ राग़िब करके मजहब तब्दील करने की तरगीब देने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजिमों को गिरफ्तार करके मज़ीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ लोग एकत्रित होकर के एक धर्म विशेष के देवी देवताओं को अपशब्द कह रहे हैं एवं दूसरे धर्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनको प्रलोभन दे रहे हैं। इस संबंध में वादी द्वारा तहरीर दी गई थाना नानपारा में, जिसमें 6 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया। 2 लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया है, इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के बाबरपुर इलाके से कांग्रेस जिला सदर जुबैर चौधरी ने आम आदमी पार्टी पर झूठे वादे करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी ने अवाम से झूठे वादे करके MCD में जीत हासिल की है, लेकिन केजरीवाल हुकूमत ने 5 महीने गुजरने के बावजूद अभी तक कोई वादा पूरा नहीं किया है और अब आम आदमी पार्टी 2024 में चुनाव में उतरने के लिए कांग्रेस समेत सभी मुखालिफ पार्टियों को एकजुट करने की बात कर रही है। जुबैर साहब, MCD चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 10 गारंटियां दी थी। 10 गारंटियों पर यह वादा किया गया था कि 6 महीने में मुकम्मल कर दी जाएंगी, लेकिन अभी तक वादा का वादा ही है और काम के नाम पर जीरो है। क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी के वादे सबने देखे हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा किया था, उन्होंने ये नहीं बताया था नीचे का भी, ऊपर का भी नीचे से लेंगे, घर फ्री कर दे रहा, कमर्शियल डबल कर दिया। वही काम अभी वो कर रही है। एक भी वादे में अभी तक खरी नहीं उतरी है। पिछले 4-5 महीने निगम को बने हुए हो गए हैं और सिर्फ बहाने बनाने के अलावा आम आदमी पार्टी के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा देकर सभी विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर आने की बात कर रही है, जिसके लिए 11 जून को महारैली करने जा रही है। लगातार कांग्रेस से गुहार लगा रही है कि राहुल गांधी मिलने का समय दें, कांग्रेस से हाथ मिलाने की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। इसको तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल 0 बता रहे थे कि वो कहीं है ही नहीं। जब वो 0 है तो फिर उससे समर्थन की जरूरत क्या है? लेकिन अगर वो कहते हैं कि मोदी हटाना, तो मोदी हटाना तो पूरे मुल्क का स्टैंड मिशन बन गया कि मोदी को हटाना, मोदी हटेगा इंशाल्लाह। क्या भविष्य में लगता है आम आदमी पार्टी कांग्रेस से हाथ मिला पाएगी? मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी बचेगी नहीं, बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। आम आदमी पार्टी हाथ मिलाना दूर की बात है, आम आदमी पार्टी में बचेगा कुछ नहीं। कर्नाटक में इनके भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, जिस तरह ये लोग जेल जा रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि कोई इनमें बचेगा। कर्नाटक में जिस तरह कांग्रेस को जीत मिली है, क्या लगता है 2024 के चुनाव में अब केंद्र में भी कांग्रेस दोबारा परचम लेना पाएगी? 100% कांग्रेस पूरे मुल्क में जितने राज्यों में चुनाव हो रहा है उसमें कांग्रेस आएगी। भारत सरकार आने वाले टाइम में कांग्रेस की बनेगी। आज पूरी दुनिया यौम माहौलियात मना रही है। ऐसे में हिंदुस्तान में लगातार बढ़ता हुआ पॉल्यूशन चिंता का सबब बना हुआ है। पॉल्यूशन को लेकर
मुस्तकबिल के मंसूबों और खदशात को लेकर भारतीय प्रदूषण विभाग के सरबराह और वैज्ञानिक वी.के. सोनी से बातचीत की हमारे नुमाइंदा मोहित शुक्ला ने। आइए आपको सुनवाते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए वी.के. सोनी जी हैं। आप प्रमुख हैं अनुसंधान केंद्र के। और सर एक बात बताइए, जिस तरीके से आज जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है तो सवाल तो ये बनता है कि देश और दुनिया के सामने और ख़ास तौर पर दिल्ली के लिए चुनौतियाँ क्या हैं? देखिए, प्रदूषण के दो मुख्य कारण होते हैं। एक तो नेचुरल है, जैसे डस्ट का ट्रांसपोर्टेशन, और दूसरा जो है वो मानव जनित है, मीन्स एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन है। तो एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन के अंदर जो व्हीकलर पॉल्यूशन है, इंडस्ट्री से जो पॉल्यूशन आता है, ये इसके मुख्य कारण होते हैं। तो व्हीकल्स की संख्या जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है और वो ही एक मुख्य कारण उभर के आता है। पर्टिकुलरली जो दिल्ली रीजन जो है, यहाँ पर एक पॉल्यूशन का मुख्य कारण व्हीकलर पॉल्यूशन है। जी, अगर उनकी हिस्सेदारी की बात की जाए तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि व्हीकल का पॉल्यूशन लगभग कितने % होगा, कितना दूसरे गैसेस का होगा, और तमाम जो पॉल्यूशन जिस वजह से दिल्ली में अब लगातार बढ़ रहा है, तो उसके अगर कुछ % बता पाएँ आप? जी हाँ, तो जो परसेंटेज है सोर्सेज की, वो सीज़न के साथ बदलती रहती है। तो जैसे विंटर सीजन में क्योंकि पोल्यूशन डिस्पर्स नहीं हो पाता, तो जो पोल्यूशन है वो अचानक से बढ़ जाता है। तो डिफरेंट स्टडीज़ जो हुई हैं उससे ऐसा लगता है कि जो व्हीकल का पोल्यूशन है वो 20 से 30% अपना योगदान देता है। सर लगातार PM 2.5 बढ़ता है, दूसरे और जो कारण हैं वो भी बढ़ते हैं। तो अक्सर ये कहा जाता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे जो धूल है उससे काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब जैसे जैसे सरकार लगातार जोर दे रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को उनको बढ़ावा दिया जाए, वो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे पोल्यूशन कम होगा। तो पिछले साल की कुछ रिपोर्टें जिनका आप हवाला दे सकें और बता सकें कि हाँ कुछ पिछले विगत वर्षों में इन उपायों की वजह से पोल्यूशन में कमी लाई जा सकी है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की पॉपुलेशन अब बढ़ना शुरू हुई है और इसका प्रभाव कितना पड़ता है पर्यावरण के ऊपर, ये अभी आगे देखने को मिलेगा ये। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि इससे कोई उत्सर्जन नहीं होता है तो पोल्यूशन के पर उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा ये। सर आप तो खुद भी मौसम वैज्ञानिक हैं, कई तरीके की रिसर्च भी आपके सामने आती होंगी, आप उन्हें पढ़ते भी होंगे। तो क्या कोई एक ऐसी रिसर्च है जिसमें कुछ बताया जा सके कि भारत में अगले 10 साल में पॉल्यूशन की स्थिति क्या होगी और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ऑलरेडी पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटीज़ इस दिशा में बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं और हमारा मानना है कि आगे इसमें सुधार आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने ऑलरेडी एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लागू किया हुआ है, जिससे आगे आने वाले कुछ वर्षों में 20 से 30% PM 2.5 के लेवल को करने का लक्ष्य रखा गया है और ये ज़रूर इसको हासिल किया जा सकता है। ये बिल्कुल स्केलेबल है और इसको अचीव किया जा सकता है। पिछले 5 सालों की अगर बात करें तो क्या दिल्ली NCR में पॉल्यूशन का ग्राफ बढ़ा है या फिर कुछ कम हुआ है? क्योंकि जितनी राजनीतिक पार्टियां वो अपने अपने हवाले से कहेंगी कि नहीं जी हमने प्रयास किया कम हुआ, लेकिन आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। नहीं, पॉल्यूशन जो है हमने और कुछ अलग एजेंसियों ने भी इसका आकलन किया है और 2022 एक पूरे वर्ष का अगर देखें तो वो 2021 की तुलना में बहुत कम रहा है। मीन्स बहुत अधिक सुधार आया है उसके अंदर। जो पुअर क्वालिटी, वेरी पुअर क्वालिटी और सीवियर क्वालिटी एयर क्वालिटी के डेज हैं वो कम हुए हैं और सेटिस्फैक्ट्री और गुड क्वालिटी डेज जो हैं वो बढ़े हैं। सर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें हमारे दर्शकों को? इस बार का जो थीम है वो प्लास्टिक से रिलेटेड है और इस थीम को मिशन लाइफ के अंतर्गत इसको मनाया जा रहा है। तो प्लास्टिक का उपयोग जितना कम किया जा सके उतना कम करना चाहिए, क्योंकि ये अब ऐसा देखा जा रहा है कि प्लास्टिक जो है फूड चेन के अंदर आती जा रही है और वो ह्यूमन हेल्थ को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर भी बैन लगाने की बात कही गई थी। सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन 2022 जुलाई 2022 से शुरू हो चुका है और इससे भी बहुत प्लास्टिक का उपयोग कम करने में मदद मिलेगी। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप वी.के. सोनी साहब को सुन रहे हैं, जिनका ये कहना है कि लगातार जैसे जैसे सरकार के प्रयास हैं वैसे वैसे पोल्यूशन में कमी लाई जा रही है, लेकिन इस सभी के लिए हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं, इसलिए सबसे पहले पहल हमें अपनी तरफ से करनी पड़ेगी।
कैमरा पर्सन जस्सी के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली।